हेलो बच्चों, ग्रेजुएशन विद परीक्षा गुरु में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीए 6 सेमेस्टर की फर्स्ट यूनिट का अध्ययन करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट यूनिट है वो क्या है? एंट्री ऑफ गांधी एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एंट्री ऑफ गांधी में सबसे पहले हमें पढ़ना है भारत, जो गांधी जी हैं उनका प्रारंभिक परिचय, उनका जो प्रारंभिक जीवन रहा, उनके माता पिता के बारे में और उनकी उपाधियों के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे किस प्रकार से भारत लौटे और उसके बाद इन्होंने इनके कौन कौन से प्रारंभिक मूवमेंट रहे, है ना, जो प्रारंभिक सत्याग्रह रहे, उनको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की ओर जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गांधी जी का प्रारंभिक परिचय। देखिए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो प्रारंभिक परिचय है, सबसे पहले उसमें हमें जन्म देखना है। इनका जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को, 69 ईस्वी को। ठीक है, 1869, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कहां पर हुआ? पोरबंदर में हुआ। याद रखने वाली ये बात है, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई जाती है, गांधी जी की भी जयंती मनाई जाती है। इसके बाद हमें याद रखना है, इस दिन अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी इस दिन को हम लोग भारत में क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद याद रखना है आपको कि इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे करमचंद गांधी, है ना। अभी एक और चीज है इसमें याद रख सकते हैं, मोहनदास। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है। इसके बाद हमें इनके देखना, इनके पिता कौन थे? करमचंद गांधी, जो कि काठियावाड़ के क्या थे? दीवान थे। ये उस समय सरकारी थे, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में कार्य करते थे। ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में कार्य करते थे और काठियावाड़ के दीवान थे। ठीक है। इनकी माता थी पुतलीबाई, जो कि एक वैश्य संप्रदाय की महिला थी। ये मोहन जो करमचंद गांधी थे, इनकी चौथी पत्नी थी। इनकी 3 पहले भी पत्नियां थी, ये चौथी पत्नी थी। ये एक प्रकार की धार्मिक महिलाएं थी। इन्होंने गांधी जी को बचपन में जो कई सारे पवित्र ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ाया और उनकी शिक्षा दी, जो कि उनके जीवन में परिलक्षित होती है। इसके बाद हम देखेंगे गांधी जी की पत्नी। गांधी जी की पत्नी एक ही थी, जो थी कस्तूरबा गांधी। इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना में बहुत गांधी जी का योगदान किया। ठीक है। इसके बाद इनके बच्चों के बारे में देखेंगे। इनके बच्चे 4 थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। कौन कौन थे? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे उपाधि। उपाधि में सबसे पहले हम देखेंगे केसर-ए-हिंद। केसर-ए-हिंद की उपाधि जो थी, ये महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरी उपाधि इनकी देखेंगे, राष्ट्रपिता। जो राष्ट्रपिता, इनको पहली बार कब कहा गया? 6 जून 1944 ईस्वी को, जब रंगून का रेडियो प्रसारण करते थे सुभाष चंद्र बोस जी, तो उन्होंने उस रेडियो प्रसारण केंद्र में जब अपनी आजाद हिंद फौज का गठन, आजाद हिंद फौज को आशीर्वाद दिया था लड़ाई करने के लिए, तो उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित कर उनको आशीर्वाद दिया था। किसको आशीर्वाद दिया था? INA, इंडियन नेशनल आर्मी को। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो बापू है। बापू, इनकी जो हम लोग आज भी देखते हैं महात्मा गांधी को बापू कहकर पुकारा जाता है, तो ये किसने कहा? पहली बार 12 अप्रैल 1919 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें पहली बार बापू कहा था। ठीक है। अगर महात्मा देखी जाए तो महात्मा कब है? 1915 में स्वामी श्रद्धानंद ने। ठीक है। इसके बारे में एक भी प्रचलित है कि संस्कृत के प्रकांड विद्वान देश ने महात्मा कहा गया, लेकिन एक मत ये भी है कि 1915 ईस्वी में स्वामी श्रद्धानंद ने इन्हें क्या कहा था? महात्मा कहा था। ठीक है। एक बार इनकी उपाधियों को फिर से, केसर-ए-हिंद की उपाधि जो ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई। इसके बाद राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? 6 जुलाई 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो में जो आजाद हिंद फौज थी उसको आशीर्वाद देने के समय महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। इसके बाद महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर, बापू किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद महात्मा की देखेंगे, 1915 में स्वामी श्रद्धानंद ने इन्हें महात्मा कहा। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु कब होती है? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। इस दिवस को शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिवस को किसके रूप में मनाया जाता है? शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। अगर इसके बाद हम लोग देखें जाति, ये किस जाति से संबंधित है? ये पंसारी जाति से संबंधित है। ठीक है।
इसके बाद शिक्षा का अगर देखा जाए तो शिक्षा ग्रहण इन्होंने प्राथमिक विद्यालय गुजरात से ही काठियावाड़ पोरबंदर में रहकर करी थी प्राथमिक शिक्षा। लेकिन जब ये वकालत पढ़ने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए, बैरिस्टर की उपाधि ग्रहण करने के लिए ये लंदन गए, वहां से इन्होंने वकालत की पढ़ाई करी और 1888 ईस्वी में गए थे। इन्होंने वहां से बैरिस्टर की उपाधि ग्रहण करके वापस आए और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इनका जो अफ्रीका दौरा था, अफ्रीका का दौरा था, ये कब था? 1893 ईस्वी को ये यहाँ से अफ्रीका गए थे और 24 वर्ष अफ्रीका का दौरा किया। तो अब किस कारण अफ्रीका गए थे? सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है, ये गए थे बाबा अब्दुल्ला का, व्यापारी जो थे एक, इनका जो केस था, मुकदमा था, ये लड़ने के लिए कहां गए थे? ये अफ्रीका गए थे। इन्होंने वहां पर इस केस को लड़ा और वहां पर जीते भी। ठीक है, तो जो व्यापारी अब्दुल्ला थे, इन्होंने किस पर केस लगाया था? इन्होंने ब्रिटिश, वहां पर भी अंग्रेज क्या करते थे, इनका जो अफ्रीकन थे ना, तो इंडियन थे जो और अफ्रीका में कार्य कर रहे थे, भारतीय जो, उन पर क्या करे जाते थे? अधिक से अधिक शोषण किया जाता था उनका। उनको किसी प्रकार की छूट नहीं थी, किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। तो उस पर, और रंग भेद की नीति के खिलाफ, है ना, वो रेड इंडियंस, इंडियंस को रेड इंडियन, सॉरी अफ्रीका को रेड इंडियंस बोलते थे। तो ये एक प्रकार की जो उन्होंने रंग भेद की नीति को अपना रखा था, इसको खत्म करने के उद्देश्य से अफ्रीका में एक मुकदमा चलाया था। जो किसने चलाया था? बाबा अब्दुल्ला ने, व्यापारी बाबा अब्दुल्ला ने क्या चलाया था? एक मुकदमा चलाया था, जिसको लड़ने के लिए महात्मा गांधी को इनविटेशन आया और ये गए, और उस केस से ही इनको अनेक प्रकार की ख्यातियां उत्पन्न होती हैं, मिलती हैं। ठीक है, अगर अफ्रीका में भारतीयों की स्थिति की बात तो करी जाए, जब ये जो बाबा अब्दुल्ला थे, इन्होंने क्यों भारत वहां पर केस लगाया? क्यों प्रजाति उत्पीड़न और भेदभाव के विरुद्ध, रंग भेद के खिलाफ इन्होंने लगाया केस? क्यों लगाया? क्योंकि देखिए, जो भारत, वहां पर पहली बात तो भारतीय 3 भागों में विभाजित किए गए थे। सबसे पहला, दक्षिण भारत से आए मजदूर, जो मजदूर दक्षिण भारत से गए थे अफ्रीका, उनके बारे में वो थे। दूसरे में मेमन मुसलमान, जो मेमन मुसलमान थे, ये दूसरी श्रेणी में आते हैं। इसके बाद देखिए, अनुबंध समाप्त होने पर, जैसे जिसे मान लीजिए 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर यहाँ से मजदूर को ले जाया गया और उसका अनुबंध समाप्त हो गया, लेकिन अब वो 2 साल से वहीं रह रहा है, वो उसने अपना वहीं पे घर ले लिया, फिर अपना धीरे से वहीं परिवार ले गया और वहीं पर जाकर बस गया। अब यहाँ से जो मजदूर गया था, वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो जो वहां पर मजदूर पहुंचा, वो क्या था? अशिक्षित था। वो कैसे था? अशिक्षित था। उसको मत का अधिकार नहीं था वहां पर, और उसका क्या होने लगा? वहां पर शोषण होने लगा। तो यही कारण थे कि अफ्रीका में बाबा अब्दुल्ला ने केस चलाया और महात्मा गांधी को उस केस को लड़ने के लिए बुलाया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे 1914 ईस्वी तक ये अफ्रीका में रुके, है ना, वहां पर ये इन्होंने, उसके बाद भी कई सारे आंदोलन ने। तो 1914 तक इसमें 3 फेज आते हैं उनके, है ना, जैसे कि हिंसात्मक फेज भी आता है, उदारवादी फेज भी आता है। तो उसके बाद ये 1914 तक वहां रुके और 1915 में क्या हुआ था? वापस आ गए थे और 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। यही कारण है कि 9 जनवरी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी का जो जीवन परिचय उसमें देखेंगे। जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। जिसको किस रूप में मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा, पिता कौन थे? करमचंद गांधी। कब क्या थे? ये काठियावाड़ के दीवान थे, जो कि एक सरकारी नौकर थे। ठीक है, माता पुतलीबाई थी, वैश्य संप्रदाय से संबंधित थी, धार्मिक महिला थी। इन्होंने बचपन में मोहनदास करमचंद को कई सारे धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करवाया, जो कि क्या कारण बनता है? इनके इतनी महान व्यक्तित्व का कारण था। ठीक है, पत्नी की बात करें तो पत्नी कस्तूरबा गांधी थी, और बच्चे की बात करें तो हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास थे। ठीक है, अगर उपाधियों की बात करी जाए तो कैसरी हिंद की उपाधि दी गई। राष्ट्रपिता की उपाधि दी, किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। बाबू की उपाधि दी, किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और महात्मा की उपाधि दी, किसने दी? स्वामी श्रद्धानंद ने। ठीक है, कब दी? सबसे पहले 44 में दी गई, फिर 19 में, 1919 में, सबसे पहले 44 में, 1919 में और 1915 में। ठीक है, कब दी गई? 1944 में, 1919 में, 1915 में। ठीक है, 6 जुलाई, 12 अप्रैल। ठीक है, बापू 12 अप्रैल, 6 जुलाई को क्या? राष्ट्रपिता कब कहेंगे? रंगून रेडियो में
सुभाष चंद्र बोस ने, आईए ने, इंडियन नेशनल आर्मी को संदेश देते समय। ठीक है, किस जाति से संबंधित है? पंथारी जाति से संबंधित है। मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को किसने करी? नाथूराम गोडसे ने इनकी मृत्यु कर दी। ठीक है, कैसे करी थी? गोली मार के करी थी। राजघाट में राजघाट में इनकी क्या है? समाधि है। ठीक है, इसके बाद शिक्षा देखेंगे। 1888 ईस्वी को लंदन में बैरिस्टर बनने के लिए गए थे। इसके बाद इन्होंने अफ्रीका का दौरा किया। अफ्रीका का दौरा कब किया? 1893 ईस्वी में। 24 वर्ष की अवस्था में व्यापारी अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। प्रजाति उत्पीड़न तथा भेदभाव के विरोध और रंग भेद के खिलाफ इन्होंने क्या करा? मुकदमा लड़ा। ठीक है, अफ्रीका में भारतीय है ना, अफ्रीका में भारतीय 3 भागों में विभाजित थे। कैसे कैसे? भारतीय जो दक्षिण से आए थे, मेमन मुसलमान, और अनुबंध समाप्त होने पर वहीं परिवार के साथ बस जाने वाले। ठीक है, ये कैसे थे? अशिक्षित थे, इनको मत देने का अधिकार नहीं था। इनका वहां पर क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था। कौन कर रहे थे? यही ब्रिटिश कर रहे थे, है ना। कौन कर रहे थे? ये ब्रिटिश ही कर रहे थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को क्या हुआ था? गांधी जी लौट कर आए थे। यही कारण है कि इस दिवस को किस रूप में मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में। 1914 तक ये अफ्रीका में रुके थे, उसके बाद ये वापस आ गए थे। अभी हम लोगों ने इनका जो प्रारंभिक परिचय था उसको पढ़ा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वे जब भारत में आए तो किस प्रकार से उन्होंने अपने आरंभिक सत्याग्रहों को स्टार्ट करा, और कौन कौन से प्रारंभिक सत्याग्रह जो असहयोग आंदोलन के पहले लड़े थे इन्होंने, जैसे कि चंपारण, और 1917 में और 1918, 2 सालों में इन्होंने 3 प्रमुख सत्याग्रहों का अनावरण किया। जैसे पहला था चंपारण सत्याग्रह, दूसरा था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और तीसरा था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, इनको अभी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह, जो कि क्या था? प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसे कहा जाता है। कब हुआ? 1917 ईस्वी में हुआ। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ। पहले तो हम लोग ये समझते हैं चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। देखिए, जब गांधी जी भारत आए तो वो जो कांग्रेस का नरम दल था उसके साथ नहीं गए, क्योंकि वो नरम दल की जो समस्याएं थी और जो उनकी फूट थी नरम दल और गर्म दल की, उससे वो समझ गए थे कि वो उनके लिए सेफ एरिया नहीं है। क्योंकि उस टाइम वो अहिंसक धर्मों का पालन करना चाहते थे, है ना, वो सत्याग्रह का प्रयोग करना चाहते थे। तो इसी कारण वो ऐसे किसी दल में शामिल नहीं हुए, और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया जिसमें उन्होंने बोला था मुझे सत्याग्रह का साथ देना है और मुझे ऐसे किसी दल में शरण नहीं जाना लेनी है जो कि क्या हो, अहिंसात्मक रूप की जगह अहिंसात्मक रूप से कार्य कर रहा हो, या उन्होंने जो भी सोचा हो तो सत्याग्रह का प्रयोग किया। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसके आरंभ होने के कारण क्या थे। देखिए, जो चंपारण है इसमें एक तिनकठिया पद्धति होती थी। इसका मतलब क्या होता है तिनकठिया पद्धति का? सबसे पहले ये जानेंगे जो तिनकठिया पद्धति होती है, ये जैसे कि उस टाइम पे जो गोरे गोरे बागान मालिकों से मतलब है कि जो अंग्रेज होते थे, अंग्रेज जो बागानों के मालिक होते थे, उन्होंने क्या करा उस टाइम पे तिनकठिया पद्धति के आधार पर 3/20 भाग पर जो एक किसान होता था उसकी भूमि का 3/20 भाग पर उसको क्या करनी होती थी? खेती करनी होती थी, वो भी नील की। वो 3/20 भाग, और जो 17/20 भाग बचा वो उस पर कुछ भी उगाए, उससे जो कर होगा वो अलग की बात है, लेकिन जो 3/20 भाग था उस पर उनको नील की खेती ही करनी होती थी। यही तिनकठिया पद्धति थी। अब देखिए, तो इसका पहला कारण यही है कि जो तिनकठिया पद्धति है ये क्या है? गोरे बागान मालिकों द्वारा किसानों से अनुबंध कराया जाता था, 3/20 हिस्से पर वे नील की खेती करेंगे। अब देखिए ये किस प्रकार से हावी हो रहा है ना। तो रासायनिक रंगों का विकास, जब 19वीं सदी का दौर आया तो जर्मनी में रासायनिक रंगों का विकास हो गया जिसे डाई कहते हैं, है ना। तो जब डाई का विकास हो गया, रासायनिक रंगों केमिकल कलर्स मिलने लगे, तो अब जो नील की खेती हो रही है उसका प्रयोग धीरे धीरे कम हो जाएगा और इसके बाजार की क्या हो जाएगी? समाप्ति हो जाएगी। देखिए, इसका दूसरा कारण यही है, जर्मनी में रासायनिक रंगों का विकास, जिससे क्या हुआ? नील के बाजार खत्म हो गए, अब बाजार नहीं रह गए जिससे क्या हो? नील बिक सके। तो गोरे बागान मालिकों ने क्या करा? उन्होंने सोचा अब ये किसान बड़ी बड़ी बुरी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये अनुबंध कर चुके हैं 3/20 भाग पर नील की खेती करने का।
तो इन्होंने अगर कहा किसानों से कि अगर आपको ये अनुबंध से छुटकारा चाहिए तो आप हमें इतना लगान के रिवाज पर क्या कर दीजिए, एक कर भर दीजिए, जिससे हम आपको क्या कर देंगे, इस अनुबंध से मुक्त कर देंगे। देखिए यहाँ पर अब किसान बुरी दशा में थे। अब अगर वो नील की खेती करते हैं तो बाजार नहीं है नील का, बिकेगी नहीं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर वो नील की खेती नहीं करते हैं तो जो गोरे बागान मालिक है, जो अंग्रेज बागान के मालिक हैं, उनको क्या करेंगे, उनको कर देना पड़ेगा अगर वे दूसरी फसल करना चाहते हैं। तो यहाँ पर किसानों की बड़ी दयनीय दशा हो जाती है। तो गोरे बागान, देखिए तीसरा कारण क्या है, गोरे बागान मालिकों ने किसानों को तिनकटिया पद्धति से बचने के लिए क्या लगाया, कर लगाया, ठीक है। चौथा कारण है किसान दूसरी फसल नहीं करना चाहते थे, जिससे भी क्या हुआ, अकाल या दुर्भिक्ष का सामना ना करना पड़े। देखिए हम जानते हैं कि जैसा कि अभी पहले 2 अकाल बड़े बड़े पड़ चुके, जो कि लिटन के काल में पड़ा था और एक अर्जन के काल में पड़ा था, है ना। तो इससे क्या हुआ, किसान भयभीत हो गए। अब उन्हें लगा कि अगर हम नील की खेती नहीं करेंगे और उससे हमारी आय अच्छी नहीं होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से अकाल का या दुर्भिक्ष का सामना करना पड़ेगा, जिसमें जनमत की हानि संभव बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये इसके आरंभ करने के प्रमुख कारण है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे आरंभ हुआ। चंपारण में एक थे, जो एक किसान ही थे, राजकुमार शुक्ल, है ना। ये किसान थे और इन्होंने अपनी खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। तो इन्होंने क्या करा, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण बुलाने का निश्चय करा। इन्होंने कहा कि जब महात्मा गांधी अफ्रीका जाकर रंग भेद की नीति और शोषण के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, तो वो यहाँ पर हमारी समस्या समझने के लिए अवश्य आएंगे। तो उन्होंने महात्मा गांधी को क्या किया, बुलाया, ठीक है। अब महात्मा गांधी ने क्या किया उन्होंने राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महाजर उल हक और महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, तो इन लोगों को क्या कर दिया, एक जांच करने के लिए कहां भेज दिया, चंपारण भेज दिया। जब चंपारण ये लोग आए, जैसे ही चंपारण में ये लोग आए, जैसे जांच की थोड़ी कार्यवाही आगे बढ़ी, वहां के जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने इनको तुरंत जाने को कहा कि आप लोग यहाँ मत रुकिए, आपको यहाँ जांच करने का कोई अधिकार नहीं है, आप तुरंत से यहाँ से क्या हो जाइए, रफू चक्कर, यहाँ से निकल जाइए। तो जिससे क्या हुआ, जब ऐसा कहा गया, परंतु गांधी जी तो गांधी जी थे। अब उन्होंने कहा ऐसे कैसे चले जाएं जब यहाँ पर किसानों का शोषण हो रहा है। तो किसानों के लिए लड़ाई करने के लिए वहीं पर अडिग रहे और सरकार को एक जांच समिति बनानी ही पड़ी। किसके लिए जांच समिति बनाई, चंपारण सत्याग्रह जो था, इसमें जो तिनकटिया पद्धति के तहत अब किसानों से अवैध वसूली की जा रही थी, उस पर क्या कराया, एक जांच समिति का गठन करवाया। किसने करवाया, गांधी जी और उसके अन्य सदस्यों में। अन्य सदस्यों में कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रज किशोर थे, महाजर उल हक थे और उल हक थे और महादेव देसाई थे, जेबी कृपलानी थे, ठीक है। तो इन सब ने क्या मिलकर एक जांच समिति बनाई, जिसका अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है, इसका अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया। अब देखें एक बार फिर से देखें क्या किया, राम कुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण बुलाने का निश्चय किया। कौन कौन इस जांच के लिए पहुंचा, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महाजर उल हक और महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, ठीक है। अब ये सब लोग कहां पहुंचे, जांच के लिए पहुंचे, कहां पर, चंपारण, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, अधिकारों ने तुरंत वापस जाने को कहा, परंतु गांधी जी अड़िग रहे, जिसका परिणाम क्या होता है, सरकार ने एक आयोग बनाया। अब आयोग किस लिए बनाया, इस जांच हेतु, किसकी जांच हेतु, ये जो अवैध वसूली हो रही है, अवैध वसूली किसके नाम पर, तिनकटिया पद्धति के नाम पर जो अवैध वसूली हो रही है, इसके जांच के लिए एक समिति बनाई और उसका अध्यक्ष किसे रखा गया, गांधी जी को। उसका अध्यक्ष किसे रखा गया, गांधी जी को, ठीक है। अब देखो ये जो जांच बनाई, इसके कुछ परिणाम होंगे। ये क्या करेगी, अपनी जो भी है इसके, जैसे कि एक जांच समिति बनाई जाती है,
उसके आधार पर वो अपने सुझाव देती है, अपने परिणाम देती है। वो जो जांच किया उसके आधार पर क्या होंगे, कुछ परिणाम घोषित, रिजल्ट आएगा उसका, है ना। तो इसके आधार पर क्या किया गया, तीन कटिया पद्धति का अंत कर दिया गया, तीन कटिया पद्धति को खत्म कर दिया गया। अवैध वसूली का 25% वापस करने की मांग की गई, है ना, और इस मांग को मान भी लिया। ठीक है, तो जो अवैध वसूली की गई थी 25% की, अब वो क्या कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी। अब देखिए, एक दशक के भीतर, एक दशक के भीतर एक जो चंपारण में गोरे बागान मालिक होते हैं, ये क्या कर देते हैं, ये इस बागान को, इस चंपारण को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें इसके जो अन्य लोकप्रिय नेता हैं उनके बारे में, तो सबसे पहले नाम आता है नारायण सिन्हा का, इसके बाद रामनवमी प्रसाद का और शंभू शरण वर्मा का। याद रखिएगा, अगर चंपारण सत्याग्रह से हमें किसी का नाम देखने को मिलता है, कौन कौन है, सबसे पहले राम कुमार शुक्ल ने गांधी जी को क्या किया था, आमंत्रित किया था। राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोरी और महाजरुल हक और महादेव देसाई और जेबी कृपलानी। अगर इधर देखें तो गांधी जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसने क्या किया, तीन खटिया पद्धति को समाप्त कर दिया और अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस दिलवाने की मांग की और उन्हें मनवाया भी। ठीक है, एक दशक के भीतर ही क्या कर दिया, चंपारण को गोरे जो बागान मालिक थे वो छोड़कर पूरी तरह से चले जाते हैं। और यह है गांधी जी का सफल प्रथम सविनय अवज्ञा सत्याग्रह था। ठीक है, इससे अगर अन्य लोकप्रिय नेताओं की बात की जाए तो नारायण नरसिम्हा, रामनवमी प्रसाद और शंभू शरण शर्मा थे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था और खेड़ा सत्याग्रह। देखिए, अब हमने पढ़ा चंपारण सत्याग्रह, अब हम पढ़ेंगे जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। ठीक है, ये देखिए जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था, तो ये क्यों हुआ, सबसे पहले जानेंगे कि जो उस समय होता था अहमदाबाद में जो मिलें थी उन पर उस समय भारत में प्लेग एक बीमारी चली थी, तो उसकी वजह से जो प्लेग बोनस दिया जाता था, है ना, प्लेग की वजह से जो प्लेग की जो बीमारी थी उसके इलाज के लिए उसके फलस्वरूप क्या दिया जाता था, एक बोनस दिया जाता था जिसे प्लेग बोनस के नाम से जाना जाता था। जो अहमदाबाद की मिल थी उसमें भी ये प्लेग बोनस दिया जाता था। अब प्लेग की बीमारी धीरे धीरे क्या हो रही थी, कम हो रही थी, तो जाहिर सी बात है बोनस में भी कमी होनी चाहिए। लेकिन जो कृषक जो वहां का मजदूर समुदाय था वो कह रहा था कि आप हमें 100% ना दे तो आप हमें 50% दे सकते हैं। लेकिन जो सरकार थी, जो मिल वाले थे, जो मिल मालिक था, वो क्या कह रहा था कि हमें 20% में दे पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं। सबसे पहले देखो, प्लेग बोनस पर विवाद था, कब था, 1918 मार्च में, 1918 मार्च में। इसे क्या कहा गया, प्रथम भूख हड़ताल भी है। ये गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल है, गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल। ठीक है, अब देखिए मजदूर क्या मांग कर रहे थे, 50% प्लेग बोनस की मांग कर रहे थे। अब गांधी जी के समझाने पर ये 35 पर आ गए थे। अब गांधी जी के समझाने पर ये किस पे आ गए, 35 पे तो आ गए। लेकिन जो मिल मालिक था वो क्या कह रहा था, मैं 20% प्लेग बोनस दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। अब गांधी जी ने क्या हुआ, अब इनको भी समझाया, लेकिन ये क्या हुए, मिल मालिक न के ना मानने पर मिल मालिक क्या हुए, नहीं माने कि हम 35% नहीं देंगे। तो क्या हुआ, गांधी जी ने क्या इनको कहा, मजदूरों को, कि आप भूख हड़ताल पर जाइए। तो जब ये लोग भूख हड़ताल पर गए फिर भी मिल मालिक को कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जब महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए, देखिए महात्मा गांधी जब अनशन पर बैठ गए तो क्या हुआ, अब ये मामला थोड़ा सा क्या हो गया, गर्म हो गया। अब जब मामला गर्म हो गया, गांधी जी उस समय एक बड़े एक पॉपुलर बन गए थे, पॉपुलर हो गए थे, तो जिससे क्या हुआ कि अब इस मामले ने एक बड़ा रूप ले लिया। अब क्या हुआ, मामले को समझाने के लिए, मामले को खत्म करने के लिए एक ट्रिब्यूनल क्या होता है, अधिकरण, अधिकरण से एक समझ सकते हैं आप समिति के रूप में एक अधिकरण बनाया गया। और उसको किस लिए बनाया गया कि आप बताइए कि अगर ये जो अधिकरण बनाया गया, ये ट्रिब्यूनल बनाया गया, अगर ये मालिकों की तरफ अगर देता है अपना निर्णय तो उसको दोनों मालिक और मिल क्या कर लेंगे, मान लेंगे।
अगर वो मजदूरों की तरफ अपना निर्णय देता है तब भी क्या होगा, मालिक और मिल मजदूर दोनों क्या करेंगे, मानेंगे उस निर्णय को, और वही निर्णय माना जाएगा जो ट्रिब्यूनल करेगा। ठीक है, तो मजदूरों के पक्ष में निर्णय दिया किसने, ट्रिब्यूनल ने। ट्रिब्यूनल ने क्या किया, मजदूरों के पक्ष में दिया, और ट्रिब्यूनल ने कहा कि मिल मालिकों को 35% बोनस देना चाहिए, जिससे क्या हो, ये अपना बोनस का यूज फुल अपने जो उनकी नीड्स हैं उनको फुलफिल कर पाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या निर्णय दिया, 35% बोनस देना तय हुआ। दूसरे, ये गांधी जी की दूसरी प्रमुख विजय के नाम से भी जाना जाता है। इसको गांधी जी की दूसरी प्रमुख विजय कहा जाता है, और इनकी पहली प्रमुख विजय थी चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अब देखिए, जो ये पूरा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था, और जिस प्रकार से गांधी जी ने क्या करा, भूख हड़ताल पर बैठने को कहा और खुद अनशन पर गए, तो ये जो सारा क्रियाकलाप था, ये अंबालाल साराभाई की जो बहन थी अनुसुईया सेन, इन्होंने अपने एक समाचार पत्र का प्रारंभ किया, जिसमें अहमदाबाद मिल मजदूर के जो प्लेग विवाद था इसका संपूर्ण विवरण दिया। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से देखेंगे। प्लेग बोनस पर विवाद हुआ, कब हुआ, 1918 मार्च में। प्रथम भूख हड़ताल है, मजदूरों की मांग थी 50%, गांधी जी ने 35%, मालिक देना चाहते थे 20%। मालिकों के ना मानने पर मजदूर गए भूख हड़ताल पर, गांधी जी गए अनशन पे। ठीक है, मामला कहां पहुंच गया, ट्रिब्यूनल ने क्या किया, मजदूरों के पक्ष में निर्णय दे दिया। मजदूरों के पक्ष में निर्णय क्या दिया, 35% बोनस देना तय हुआ। गांधी जी की दूसरी प्रमुख विजय। अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया सेन ने क्या चालू करा, एक समाचार पत्र चालू करा, जिसमें इसका पूरा विवरण मिलता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह। देखिए, 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह होता है। इसे प्रथम असहयोग की क्या दी गई, संज्ञा दी गई। इसे प्रथम असहयोग की संज्ञा दी गई। अब देखो ये क्यों होता है। अब देखिए, उस समय भीषण दुर्भिक्ष पड़ा था, जिसके कारण क्या हुआ, जो खेड़ा की फसल थी, जो खेड़ा में जो कृषक वर्ग था उसकी जो फसल थी वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। अब जब फसल नष्ट हो गई है तो क्या होगा, कहां से बेचारे कर देंगे। तो इन्होंने एक मांग करी कि आप क्या करिए, हमारा इस वर्ष का कर छोड़ दीजिए। लेकिन जो सरकार थी उस समय की, वो उस पर कर वसूली जारी रखती है, और किसी भी प्रकार की जो छूट है वो नहीं देती है। ठीक है, जबकि राजस्व संहिता के अनुसार, उस समय जो भारत में राजस्व संहिता थी, तो उसके अनुसार जो ब्रिटिश ने लागू करी थी, तो उसी में था कि अगर कृषि का 1/4 भाग समाप्त हो जाता है या नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो क्या होगा, उनकी जो कर की दर है उसको कम कर दिया जाएगा या कर समाप्त कर दिया जाएगा। तो कृषकों की परिस्थितियों को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, कर की दर में कमी कर सकते हैं, कर को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया जाता है, जिससे जो मजदूर थे, जो कृषक वर्ग था, वो उसकी मांग कर रहा था कि वर्ष 1919 का जो राजस्व वर्ष है इसका मूल्यांकन लागू ना किया जाए, जिससे कृषक वर्ग को थोड़ी राहत मिल सके। ठीक है, तो क्या होता है, गांधी जी ने इनको संघर्ष करने की प्रेरणा दी। गांधी जी ने कहा कि यदि ऐसा नहीं हो रहा है, सरकार नहीं मान रही है, तो आप क्या करिए, एक संघर्ष करिए। अब इस संघर्ष में कौन कौन शामिल हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल शामिल हुए, इंदुलाल याज्ञिक शामिल हुए, गांधी जी ने। अब देखिए, इन तीनों लोगों ने क्या करी, एक मिलकर एक योजना बनाई कि गांधी जी एक घोषणा करेंगे, जिसमें क्या कहा जाएगा, जो गरीब किसान है, सरकार से कहा जाएगा कि आप यदि जो गरीब किसान हैं, जो कृषक वर्ग है, जो कर नहीं दे सकता है, उसका आप कर क्या कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तो जो सक्षम कृषक वर्ग है, जो कृषक वर्ग कर दे सकता है, जो इस स्थिति में है कि वो पूर्ण रूप से अपना कर अदा कर दे, तो वो क्या कर देगा, कर आपका अदा कर देगा। लेकिन इससे भी बात नहीं बनती है। काफी कोशिशों के बाद, गांधी जी के आंदोलन करने के बाद जो खेड़ा में सत्याग्रह इन्होंने करा, फिर उसके बाद जो सरकार होती है वो मान जाती है। किस लिए मान जाती है, कि आगामी वर्षों के लिए थोड़ी सी कर में क्या कर दी जाएगी, रियायत कर दी जाएगी। एक बार फिर से देखते हैं, जो खेड़ा सत्याग्रह है कब हुआ, 1918 ईस्वी के हुआ। प्रथम असहयोग आंदोलन, प्रथम दुर्भिक्ष के कारण जो फसल थी वो पूर्णतः क्या हो गई थी,
नष्ट हो गई थी। सरकार ने कर वसूली फिर भी क्या रखी, जारी रखी। जबकि राजस्व संहिता में लिखा हुआ है यदि फसल 1/4 से कम हो जाए तो राजस्व माफ हो जाएगा, परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। कृषक वर्ग जो है वर्ष 1919 के मूल्यांकन न लागू करने की मांग करता है, लेकिन इनकी मांग को मानते नहीं है सरकार, फिर भी राजस्व की वसूली जारी रखते हैं। सरकार ससुराल क्या करती है, लोगों की कुर्की करवाने लगती है, उनका सामान जब्त करने लगती है, उनकी खेती जब्त करने लगती है। इसके बाद जो गांधी जी हैं इन्हें संघर्ष करने की संज्ञा देते हैं, इन्हें संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। अब प्रेरणा में जो साथ देता है वो कौन कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इंदुलाल याज्ञिक हैं। गांधी जी इन दोनों लोगों के साथ एक मीटिंग करते हैं और फिर एक घोषणा करते हैं कि गरीब जो किसान है ब्रिटिश सरकार इनका अगर कर माफ कर देती है तो जो सक्षम किसान वर्ग है वो भी कर संभवतः ही अपना पूरा कर दे देगा। लेकिन कृषक वर्गों का कर माफ नहीं किया जाता है और ये लोग क्या करने लगते हैं, और जो फसल का जो राजस्व है उसे वसूलने के लिए कुर्की जैसी स्थितियों का यूज परिस्थितियों का यूज करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, विद्रोह और भड़क जाता है, सत्याग्रह और भड़क जाता है और गांधी जी और अधिक रूप से इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इसके पश्चात कुछ समय पश्चात जो सरकार है वो क्या कहती है, आगामी वर्षों के लिए इनके लिए कर में कुछ रियायत कर दी जाएगी। ठीक है, तो हमारे ये क्या था, प्रथम असहयोग। ठीक है, प्रथम असहयोग आंदोलन किसे कहा जाता है, खेड़ा सत्याग्रह को। अगर प्रथम भूख हड़ताल की बात करी जाए तो प्रथम भूख हड़ताल है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जो कि किस पर था, प्लेग बोनस विवाद पर था। अगर हम लोग प्रथम सविनय अवज्ञा की बात करें तो वो चंपारण सत्याग्रह होता है, जो कि किसके लिए था, तीन कठिया पद्धति के विरुद्ध था। ठीक है, अभी आज हम लोगों ने गांधी जी के जो प्रमुख 3 सत्याग्रह रहे हैं जो उनके राजनीतिक जीवन का आरंभ करते हैं, कौन कौन से, पहला है चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी को, उसके बाद है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी को, और खेड़ा सत्याग्रह जो कि है 1918 ईस्वी को। देखिए ये सबसे पहला वाला क्या था, चंपारण को प्रथम सविनय अवज्ञा कहा गया, और दूसरा क्या है, अहमदाबाद प्लेग ब्यूनस विवाद, इसे क्या गया, प्रथम भूख हड़ताल कहा गया, और ये गांधी जी की दूसरी विजय भी माना जाता है। और इसके बाद जो खेड़ा सत्याग्रह है ये क्या है, प्रथम असहयोग। ठीक है, तो इनको हम लोग इसके अनुसार जो पढ़ाया, आप इसके सिंपल नोट्स बना सकते हैं। आप इसके शॉर्ट नोट्स अगर बनाएंगे तो आपको पेपर के पहले रिवीजन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ आज का मैं वीडियो समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी जो कमेंट जिस प्रकार आएंगे उस प्रकार मैं क्या करूंगा, एमसीक्यू की भी सीरीज चलाऊंगा, जिससे आपका जो पेपर एमसीक्यू होने वाला है आपको उनके क्वेश्चंस का तरीका पता चल सके, जिससे आप अपना पेपर अच्छे से अच्छा कर सकें। धन्यवाद।